हेलो दोस्तों, मैं मोनू जायसवाल एमजे बायोलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे द्वारा बनाई गई पहली वीडियो है, इसलिए इसमें केवल मैंने ऑडियो और टेक्स्ट ही डाला है। यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे मैं वीडियो सहित भी इसे जरूर प्रस्तुत करूंगा। मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स यदि आप लोगों को पसंद आते हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, क्योंकि 12वीं में पढ़ रहे विद्यार्थी और कंपटीशन कर रहे विद्यार्थी दोनों के लिए ये जरूर काम की होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन माने परागण। परागण पादप प्रजनन की ही एक प्रक्रिया है जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं परागण होता क्या है। तो परागण कहते किसे हैं? परागण परागकणों का परागकोश से निकलकर अंडक की वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया होती है। अर्थात जो परागकण होते हैं वो परागकोश के अंदर बनते हैं, लेकिन उन्हें निषेचन के लिए स्त्री केसर के अंदर उपस्थित मादा युग्मक तक जाना होता है। तो परागण ही वह क्रिया होती है जिसके द्वारा परागकोश में बने हुए परागकण परागकोश से निकलकर अंडक की वर्तिका पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को ही परागण कहा जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं परागण के प्रकार की। परागण कितने प्रकार का होता है? तो पादपों में मुख्यतः परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं परागण के पहले प्रकार की, स्वपरागण। स्वपरागण होता क्या है? तो स्वपरागण उसे कहा जाता है जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। अर्थात किसी भी पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प को या फिर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं तो उस परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण की विधियां या प्रकार की बात करें तो इसकी दो विधियां होती हैं। पहली विधि स्वयं निषेचन और दूसरी विधि सजात पुष्पीय। पहली विधि स्वयं निषेचन के बारे में हम बात करते हैं। तो स्वयं निषेचन होता क्या है? तो स्वयं निषेचन जैसे कि नाम से ही आता है, स्वय यानी स्वयं से। इसका मतलब है कि जब किसी भी पुष्प में बनने वाले परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी अपने ही पुष्प को परागित करते हैं, तो उसे हम स्वयं निषेचन कहते हैं, जैसे मटर में होता है। दूसरा सजात पुष्पीय। ये वह स्वपरागण का प्रकार होता है जब किसी पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यानी यहाँ पर पादप तो एक ही होता है लेकिन पुष्प अलग अलग होते हैं। आपको मैं बता दूं कि स्वपरागण की जो दो विधियां हैं, स्वयं निषेचन और सजात पुष्पीय, दोनों आनुवांशिक रूप से समान होती हैं, इसलिए ये स्वपरागण के अंतर्गत ही रखी गई हैं। लेकिन दोनों में कार्य की विभिन्नता होती है, क्योंकि स्वयं निषेचन में एक ही पुष्प होता है जबकि सजात पुष्पीय में एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्प होते हैं। इसलिए इसकी दो विधियां हैं, अलग दोनों ही विधियों को स्वपरागण के अंतर्गत लिया गया है। तो अब हम बात करते हैं स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलनों की, कि स्वपरागण किन स्थितियों में होता है। तो स्वपरागण होने के लिए किसी पुष्प या पादप में निम्न तीन स्थितियों का होना बहुत आवश्यक है। पहली स्थिति है उभयलिंगिता। उभयलिंगिता क्या होता है? उभयलिंगिता का तात्पर्य द्विलिंगी से भी है कि जब यदि किसी पुष्प में नर और मादा दोनों ही जन्नांग पाए जाते हैं तो उस स्थिति को हम उभयलिंगिता कहते हैं। चूंकि हम स्वपरागण की बात कर रहे हैं और स्वपरागण में भी ये विधि स्वयं निषेचन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर जब तक पुष्प द्विलिंगी नहीं होगा तो वह स्वयं निषेचन नहीं कर पाएगा। तो स्वयं निषेचन या स्वपरागण के लिए इस स्थिति का होना जरूरी होता है। आपको बता दूं, अधिकांश पादप उभयलिंगी ही होते हैं। दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं जिसका नाम है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता जैसे कि नाम में ही विदित है, समकाल यानी समान समय पर परिपक्व होना। जैसा कि आपको बताया गया है कि पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों का होना आवश्यक है। यहाँ पर केवल दोनों के आवश्यक होने से ही काम नहीं होता, दोनों होने भी चाहिए और दोनों एक ही समय पर प्रजनन योग्य भी होने चाहिए।
क्योंकि अगर दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो ऐसी स्थिति में परागण की क्रिया रुक जाएगी। तीसरी स्थिति होती है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता क्या होता है मैं आपको बता दूं। कुछ पादप जो होते हैं उनके पुष्प कभी नहीं खिलते। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते उन्हें हम अनुन्मील पुष्प कहते हैं, और अनुन्मील पुष्पों की उपस्थिति पादप में अनुन्मीलता के नाम से जानी जाती है। आपको बताएं, कुछ प्रकृति में ऐसे भी पादप हैं जिनके पुष्प भूमिगत होते हैं। भूमिगत यानी जमीन के अंदर हैं, और जमीन के अंदर होने की स्थिति में वो पुष्प नहीं खिलते, वो सदैव कली अवस्था में ही बने रहते हैं। तो ऐसे पुष्प अनुन्मील पुष्प कहलाते हैं। इन अनुन्मील पुष्पों में पुष्प के ना खिलने की स्थिति में पुंकेसर केवल उसी पुष्प की स्त्री केसर को परागित कर पाते हैं। तो अनुन्मीलता की स्थिति में स्वयंपरागण ही संभव है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वयंपरागण से होने वाले लाभ। स्वयंपरागण से पादप को क्या फायदा होता है? तो जब एक पादप स्वयंपरागण करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी वर्तिकाग्र आनुवांशिक रूप से समान परागकणों से ही परागित होती है। तो ऐसा होने से पादप में आनुवांशिक भिन्नता नहीं आती और उसके आनुवांशिक लक्षण भी यथावत बने रहते हैं। साथ ही साथ ऐसी स्थितियों में बहुत कम परागकणों की भी आवश्यकता होती है। स्वयंपरागण के लाभ के साथ स्वयंपरागण की कुछ हानियां भी हैं। स्वयंपरागण की हानियां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि एक पादप लंबे समय तक स्वयंपरागण कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसमें अंतःप्रजनन अवसादन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अंतःप्रजनन अवसादन के कारण पादप में जनन क्षमता और उत्पादकता में कमी आ सकती है, इसलिए ये एक कमी होती है स्वयंपरागण की। अब हम बात करते हैं परागण के दूसरे प्रकार की। परागण का दूसरा प्रकार है परपरागण। परपरागण के दौरान एक पादप के पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पादप के स्त्री केसर पर स्थानांतरित होते हैं। यानी इस प्रकार के परागण में दो भिन्न भिन्न पादपों के बीच परागकणों का स्थानांतरण होता है। ये केवल वह विधि होती है जिसमें आनुवांशिक तौर पर और कार्य के तौर पर भिन्न प्रकार के परागकण आते हैं। कभी कभी ये एग्जामों में पूछा जाता है कि परागण की उस विधि का नाम लिखिए जहां पर आनुवांशिक तौर पर भिन्न प्रकार के परागण आते हैं। तो ये बात ध्यान देने की है, क्योंकि दो पादपों के बीच परागण होता है और किन्हीं भी दो पादपों का आनुवांशिक रूप एक जैसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं परपरागण की विधियों की। परपरागण में एक पादप से परागकण दूसरे पादप पर स्थानांतरित होते हैं, तो यहाँ पर पादपों में परागकणों के स्थानांतरण के लिए किसी न किसी वाहक या साधन की आवश्यकता होती है। ये साधन जैविक या जैविक दोनों में से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो दो प्रकार के साधन यहाँ पर होते हैं। पहला साधन अजैविक, जिसमें जल या वायु का उपयोग होता है, जबकि कभी कभी जैविक माध्यम भी यहाँ पर उपयोग होते हैं। जैविक माध्यमों में बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर भाग लेते हैं, लेकिन मुख्यतः कीट, चमगादड़ या पक्षी परागण में सहायक होते हैं। तो साधनों के आधार पर परपरागण को कुछ प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से पहला प्रकार है वायु परपरागण। वायु परपरागण परागण का वह प्रकार होता है जब परागकण वायु के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। यानी जब किसी पादप के परागकण वायु के द्वारा किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार के परागण को वायु परपरागण कहा जाता है। वायु परपरागण होने के लिए पुष्प में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है, जो निम्न है। पहला, वायु परागण के लिए परागकण छोटे, हल्के, चिकने और शुष्क होने चाहिए। ऐसा होने से वो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं और इधर उधर चिपकने से बचते हैं। दूसरा, परागकण अधिक मात्रा में उत्पन्न होने चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि परपरागण के दौरान परागकणों का किसी दूसरे पादप पर स्थानांतरण होना है। ऐसी स्थिति में पादप एक सही वर्तिकाग्र पर पहुंचे, अर्थात वह उसी प्रजाति की हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में परागकणों के नष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस संभावना को बनाए रखने के लिए पादपों में परागकण अधिक मात्रा में बनने चाहिए। तीसरा, वर्तिकाग्र रोमिल पक्षमा भी होती है। इससे
जब परागकण हवा में उड़ते हुए आते हैं तो वर्तिका उन्हें आसानी से ग्रहण कर सकती है। और चौथा है कि पादपों के पुष्पक्रम पत्तियों से ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि अगर पुष्पक्रम पत्तियों से नीचे हुआ तो पत्तियों की वजह से परागकण स्त्री के सर तक नहीं पहुंच पाते। पर परागण का दूसरा प्रकार है जल पर परागण। जिस तरह से वायु पर परागण में वायु के माध्यम से परागकण स्थानांतरित होते हैं, उसी तरह जल पर परागण में जल के माध्यम से परागकणों का स्थानांतरण होता है। तो पर परागण की वह विधि जब परागकण जल के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं तो उसे जल पर परागण कहते हैं। जल पर परागण भी दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला अधोजल परागण। अधोजल परागण में जो परागकण होते हैं वो जल के भीतर होते हैं, माने परागण की क्रिया जल के अंदर संपन्न होती है, जैसे नाजास, जोस्टेरा ऐसे पादपों में क्रिया होती है। जबकि अधिजल परागण में परागकण जल की सतह पर रहते हैं, तो परागण की क्रिया भी जल की सतह पर ही होती है, जैसे बैलिस्नेरिया। जल परागण करने वाले पादपों में भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वहां पर पादपों में वसा की परत पाई जाती है पुष्पीय भाग परागकण या पादप के भागों पर, ताकि वो जल में गले नहीं। पर परागण की तीसरी विधि है कीट पर परागण। जब पादपों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण कीटों के माध्यम से होता है तो उसे कीट पर परागण कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मधुमक्खी के द्वारा एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प पर पहुंचाए जा रहे हैं। परागणों के में सबसे ज्यादा परागण कीट परागण ही होता है, और कीट परागण में भी सबसे ज्यादा परागण मधुमक्खी द्वारा ही होता है। मधुमक्खियों के अलावा तितली, भंवरा आदि कीट भी परागण में सहायक होते हैं। कीट परागण के लिए पादपों में कुछ विशेषताओं का होना भी जरूरी है। कीट परागण करने वाले पुष्प सुंदर, आकर्षक व बड़े होने चाहिए, ताकि बड़े पुष्प होने की वजह से कीट उस पर आसानी से बैठ सके, और जब पुष्प सुंदर आकर्षक होगा तो ही कीट उसकी ओर आकर्षित होगा। दूसरा, ये गंधयुक्त, मकरंदयुक्त, रंगीन और आकर्षक होते हैं। यहाँ इस विशेषता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कीट परागित पुष्प तभी कीट परागण करा पाएगा जब वह कीट को आकर्षित कर सके, और कीट गंध या मकरंद के कारण ही पुष्प की ओर आकर्षित होता है। तो ये पुष्प द्वारा कीट को दिया गया एक प्रलोभन है। तीसरा, परागण चिपचिपे होने चाहिए, ताकि वो कीट की सतह से आसानी से चिपक सके। कीट परागित पुष्पों में जैसे सरसों, आंक, आर्किड, साल्विया आदि हैं। तो दोस्तों, पर परागण की इन 3 विधियों के अलावा 2 विधियां और भी हैं। उनमें से पहली चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण में परागकणों का स्थानांतरण चमगादड़ के माध्यम से होता है। चमगादड़ परागण करने वाले जो पुष्प होते हैं वो रात्रि में खिलने वाले होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं चमगादड़ रात को ही निकलता है। तो ऐसे पुष्प जो रात में खिलते हैं वहां पर चमगादड़ परागण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, जैसे कदम्ब, कचनारा वगैरह। इसके अलावा पक्षियों के द्वारा भी परागण की क्रिया देखी गई है। जो पुष्प पक्षियों द्वारा परागण करते हैं वे पुष्प नलिकाकार, प्यालेनुमा या कुंभाकार होते हैं। इसके अलावा वे चमकदार, आकर्षक व मकरंदयुक्त भी होते हैं। उनके परागकण चिपचिपे होते हैं। ये सभी विशेषताएं परागण में सहायक करती है। जैसे सैमल, बिग्नोनिया, पलाश, इन पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। पक्षियों में मुख्यतः गुंजन पक्षी, शकरखोरा, नेक्टेरिना आदि सहायक होते हैं। पक्षी और चमगादड़ के अलावा भी गिलहरी परागण में सहायक होती है। गुलमोहर, सैमल, इन पादपों में गिलहरी द्वारा परागण होता है। इसी तरह से सर्पवृक्ष व कुछ आर्किड में घोंघे द्वारा भी परागण की क्रिया देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये मेरा पहला टॉपिक था पादपों में परागण। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर पसंद आया हो तो पेज को जरूर लाइक, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई कमी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाय मोनू जी सर।